नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज बात उस सवाल के जिसे लेकर कल भी संशय था, आज भी है और शायद आगे भी होगा। और ये संशय जो हमें नहीं है, यह संशय है सत्ता पक्ष को। लेकिन विपक्ष एक बार फिर एकजुट हो रहा है, ताकत भी दिखा रहा है। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि जो आपस में दो हाथ कर रहे हैं, क्या वो सियासी जंग साथ मिलकर लड़ पाएंगे? इंडिया गठबंधन की बैठक में आज जो कुछ हुआ, उसने विपक्ष की एकजुटता के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। कहीं डीएमके और आम आदमी पार्टी ने दूरी बना ली, तो कहीं गठबंधन के विरोध में पोस्टर लगाए। शरद पवार कह रहे हैं सबको साथ लेकर चलना होगा, लेकिन यहां तो दिल मिलना दूर, हाथ मिलाना भी भारी पड़ रहा है। तंज कसते हुए बीजेपी ने कहा कि जो गठबंधन कभी स्टेडियम में बैठ के करता था, वो आज एक बंद कमरे में सिपट गया। पाखंड की हद देखिए, जहां जीते वहां सब ठीक, जहां हारे वहां ईवीएम और धांधली का रोना। सवाल बीजेपी ने उठाया। सवाल यह भी है कि जब वजूद ही दांव पर है, तो आपस में क्यों छिड़ी है ये रार? अगर इंडिया गठबंधन में एकजुटता नहीं रहेगी, तो फिर कैसे रोकेंगे मोदी का विजय रथ? दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में एकजुटता से ज्यादा बिखराव की सुर्खियां तैरने लगी। एक तरफ डीएमके ने कांग्रेस पर गठबंधन के बाहर की पार्टी से हाथ मिलाने का आरोप लगाकर बैठक से दूरी बना ली, तो दूसरी तरफ अंदर बैठे शरद पवार को नसीहत देनी पड़ी कि सबको साथ लेकर चलना होगा। लेकिन सवाल यह है कि जब दिल नहीं मिल रहे, तो दल कैसे मिलेंगे? Third point, the union government should immediately call an all-party meeting to discuss the precarious current economic situation, unemployment, price rise, and farmers' issue and other people-centric issues. विपक्ष ने जैसे ही वोट चोरी का राग अलापा, बीजेपी ने बिना देर किए सीधे उनके वजूद पर ही प्रहार कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने चुन कर विपक्ष के पाखंड पर ऐसा हमला बोला, जिसने गठबंधन को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। पहले यही सब बैठक स्टेडियम में होती थी। आप सब देखे होंगे कैसे बेंगलुरु के स्टेडियम में एक दूसरे के हाथ पकड़ करके सभी लोग खड़े थे। धीरे धीरे अब वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक रूम में होती है। अब स्टेडियम नहीं भरता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक रूम में ही होता है ये बैठक। आज भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक कमरे में इसी प्रकार का इंडी गठबंधन की एक बैठक समाप्त हुई और आदरणीय खड़गे जी ने अभी कुछ देर पहले मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एसआईआर हुआ, वोट चोरी हुई। मुझे तो समझ में नहीं आता है, ये एक ही टेप रिकॉर्डर ये कब से चला रहे हैं? मगर एसआईआर तो तमिलनाडु में भी हुआ, एसआईआर तो केरल में भी हुआ। तमिलनाडु में आप झटपट से वहां आप चले गए, जाके दूसरे पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर ली और सरकार बना ली। अशोक गहलोत अपने ही हाईकमान को सुना रहे हैं, टीएमसी अपना अलग राग अलाप रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब विपक्ष का अपना घर ही सियासत के भूकंप से हिल रहा है, तो वह मोदी की प्रचंड जीत का रास्ता कैसे रोक पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अब सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल ये कि क्या इंडी गठबंधन एक बार फिर मजबूती से उठेगा, या फिर जो संशय के बादल बीजेपी को लग रहे हैं, एनडीए को लग रहा है, वो संशय आगे भी बरकरार रहेगा? इसी पर चर्चा भी करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ दो लोग भी हैं, दो पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। अजय पाठक, प्रवक्ता बीजेपी का, और डॉक्टर राहुल यादव, प्रवक्ता कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले मैं डॉक्टर राहुल यादव आपके पास आ रहा हूं। ऐसा क्यों लगता है सत्ता पक्ष को कि इंडिया गठबंधन की बैठक पहले भी कमजोर साबित हुई और अब भी कमजोर होगी? राहुल जी, देखिए, भाजपा जो है, भाजपा इंडिया गठबंधन की बैठक में कुछ दलों की अनुपस्थिति पर लगातार सवाल उठा रही है। मैं भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या लोकतंत्र में मतभेद होना कमजोरी है या लोकतांत्रिक ताकत? इंडिया गठबंधन कोई एक नेता की पार्टी नहीं है। ये देश के अलग अलग राज्यों, भाषाओं, संस्कृतियों और
राजनीतिक विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाला गठबंधन है। यहाँ संवाद होता है, बहस होती है, असहमति भी होती है, फिर सहमति बनती है। भाजपा को इंडिया गठबंधन की बैठक में कौन आया कौन नहीं आया इसकी चिंता छोड़कर देश की चिंता करनी चाहिए। आज देश बेरोजगारी, महंगाई हो, आर्थिक संकट हो, किसानों की बदहाली हो, पेपर लीक हो, रुपया लगातार गिर रहा है, कर्ज लगातार बढ़ रहा है, देश के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, किसानों के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है। यही मुद्दे इंडिया गठबंधन की बैठक में उठे हैं। इन्हीं पर आज जो है चर्चा हुई है। सच्चाई ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को स्पष्ट संदेश दिया। भाजपा अपने दम पर 272 का आंकड़ा तक पार नहीं कर पाई। ये इंडिया गठबंधन की ताकत थी कि जो भाजपा को 272 के आंकड़े से आगे नहीं, नीचे रख दिया। आज जो है प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जीत का अंतर महज 3 लाख से अधिक वोट घट गया। जिस अयोध्या को भाजपा अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि बताती थी, वहां फैजाबाद सीट पर भाजपा हार गई। ये जनता का संदेश था और इंडिया गठबंधन की ताकत थी कि इनका अहंकार टिक नहीं पाया और देश को इसको लेकर जवाबदेही चाहिए। इंडिया गठबंधन की बैठक में चुनावी पारदर्शिता हो, शिक्षा घोटाला हो, आर्थिक संकट हो, किसानों की समस्या हो, युवाओं की बेरोजगारी हो, इन सब पर चर्चा हुई, विस्तार से चर्चा हुई। लेकिन राहुल जी, सवाल मैं भी उठा रहा हूं इसलिए क्योंकि बहुत देर हो गई, 2 साल लग गए इस बैठक को करने में। पहले शुरुआती बैठक में नीतीश कुमार थे, वो छोड़ गए। दूसरी बैठक को दिल्ली में, तीसरी बैठक हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि ये अंतराल बहुत कुछ कह रहा है। आप बीच में टूट जाते हैं, फिर जुड़ने की कोशिश करते हैं, फिर टूटते हैं, फिर जुड़ने की कोशिश हो रही है। नहीं, राजनीति में सबके अपने क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं। कई बार असहमतियां भी होती है, फिर सहमति भी बनती है। हमारे यहाँ खुलकर सारी चीजों की चर्चा होती है। एनडीए की तरह नहीं है कि असहमति को दबा दिया जाता है। यहाँ लगातार एनडीए के अंदर बिहार के इनके गठबंधन के अलाई हो या फिर साउथ के इनके घटक दल हो, उन्होंने लगातार भाजपा के ऊपर सवाल उठाए हैं। इनके यहाँ भी एनडीए में शिवसेना छोड़कर गई है इनको, और जो है अकाली दल छोड़कर गया है, जेडीयू छोड़कर गई, वापस कई बार आई, फिर अभी देखिए जेडीयू इनके साथ है। तो ये राजनीति में चलता है, असहमति होती है, बहुत बार होती है। विशेष मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, पार्टियों के अपने राजनीतिक हित भी होते हैं, सारी चीजें होती है। उनको देखते हुए भी इंडिया गठबंधन आज मजबूत है। इसी इंडिया गठबंधन ने मोदी जी को बैसाखियों पर ला दिया। आज स्थिति ये है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लगातार दबाव बढ़ते जा रहे हैं। राहुल जी, मुझे थोड़ा सा संशय इस बात से भी होता, विडंबना भी होती है कि आप राज्यों के जब चुनाव होते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, गालियां भी चलती हैं, बड़े बड़े आरोप। देखना आपने, राहुल गांधी ने ममता बनर्जी सरकार पर भी, उनको भी लगा दिया कि आप तो भ्रष्टाचार से लिप्त थे, आपके नेता। अब आज साथ हैं, एक तरफ गाली देते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, दूसरी जगह बैठ जाते हैं। ऐसे दिल कैसे मिलेंगे? नहीं, देखिए लगातार भाजपा के अंदर सवाल उठ रहे हैं। अरे भाई, एनडीए के अंदर हो रहा है लगातार। बिहार में देख लीजिए, इनके घटक दल इनके ऊपर बहुत बार सवाल उठा चुके, बहुत बार उस पर प्रश्न चिन्ह लगा चुके भाजपा के ऊपर। साउथ के बहुत सारे इनके घटक दल है, वो लगा चुके। हमने ममता बनर्जी के ऊपर राहुल जी ने कोई निजी टिप्पणी नहीं करी। जहां कोई खामियां थी उनके सरकार में, उन सरकार को वो सामने रखी। वो हम भी राजनीतिक दल है, टीएमसी भी राजनीतिक दल है, हम कोई एनजीओ नहीं है। ठीक है, समय के साथ चीजें बदलती है और ये आपके सामने है गठबंधन। इसी गठबंधन ने इस सरकार को बैसाखियों पर लाया और आगे देखिएगा, मोदी जी ज्यादा दिन अब टिकने वाले नहीं है। ये गठबंधन जो है, मोदी जी को ये गठबंधन ही हटाने के जा रहा है। पिछली बार आपने कहा कि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में हमने गठबंधन की ताकत से इनको रोका बहुत कम सीटों पर। तो इस बार क्या उम्मीद कर रहा है गठबंधन? ये इंडिया ब्लॉक एक बार फिर एकजुट हो रहा है, इस बार क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल, देखिए आज भी शरद पवार जी ने कहा कि सभी दलों को साथ लेकर चलना है। शरद पवार जी ने कहा कि अभी हमारा संवाद जारी है, यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। भाजपा की तरह यह एक व्यक्ति का आदेश नहीं चलता, बल्कि यह सामूहिक निर्णय होते हैं। तो यहाँ जो भाजपा के प्रवक्ता है, उनसे भी मेरा सवाल रहेगा कि क्या एनडीए में कभी मतभेद नहीं हुए? क्या शिवसेना इनसे अलग नहीं हुई? क्या अकाली दल इनसे अलग नहीं हुआ? और क्या जेडीयू इनको बार बार छोड़कर वापस नहीं आई? क्या महाराष्ट्र, बिहार और दक्षिण के भारत में जो है एनडीए के सहयोगी दलों ने सार्वजनिक रूप से भाजपा की आलोचना नहीं की? फर्क सिर्फ इतना है हमारा और एनडीए का कि हमारे यहाँ मतभेदों पर खुलकर चर्चा होती है, जबकि भाजपा में असहमति को दबा दिया जाता है। ये सारी चीजें हैं। देखिए, राजनीति में ये सारी चीजें होती है। आज भी हमने जो है अपने 5 सूत्रीय मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है।
चलिए आपकी बात ही ले लेते हैं। शरद पवार ने कहा कि सबको साथ लेकर चलना है। क्या आपको लगता है इस गठबंधन में आम आदमी पार्टी जुड़ पाएगी, अरविंद केजरीवाल जुड़ पाएंगे, डीएमके जिसका साथ आप लोगों ने छोड़ दिया और उसके बाद अब कहीं और चले गए, वो भी तो नहीं है, टीबीके भी आपके पास नहीं है, तो ऐसे में ये तमाम लोग आपके साथ आ सकते हैं राहुल जी, लग रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, संवाद जारी है, कुछ भी संभव है। यहाँ इसको इसको कहाँ इसको नकारने की जरूरत आ रही है? देश में बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं। इंडिया गठबंधन चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए, मैं ये मानता हूं। भाजपा जिस तरीके से विषय को डाइवर्ट करना चाह रही है, उनको नहीं, भाजपा असल मुद्दों से देश को भटका रही है। भाजपा दावा करती है कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का है, लेकिन आज स्थिति यह है कि घरेलू बचत जो है वो जीडीपी के 20% से घटकर 18.1% पर आ गई। और नेट जो है वित्तीय बजट जो है वो 47 साल के सबसे निचले स्तर पर है, 5.1% पर पहुंच गई है। घरेलू कर्ज जो है वो जीडीपी के 41.9 तक पहुंच गया है। आरबीआई खुद इस पर चिंता जता चुका है। आप तो बीजेपी के साथ ही जुड़ गए राहुल जी, बल्कि राशन फीस थोड़ा उनको मौका दे देते हैं। आपने भी बहुत सारे सवाल राहुल जी उठा दिए हैं। मैं अजय जी आपके पास आ रहा हूं। अजय जी, आपको आखिर संशय क्यों है? अगर इंडिया गठबंधन की मजबूती की बात हो रही है, आपके नेताओं ने कहा कि भाई ये यही होता है, राज्य सरकार में अलग होता है, हार जाते हैं तो ईवीएम पर ठीक रहा होता है, जीत जाते हैं वहां सब कुछ ठीक होता है। क्या इस बार गठबंधन मजबूत होगा? आपको लग रहा है ऐसा? आप कह रहे कि नहीं, जो पहले था वही होगा? तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, ये हारे, हताश, निराश लोगों का गठबंधन है। ये पूरी तरह से हताश लोग हैं, निराश लोग हैं। अगर इन्होंने एसआईआर पे सवाल उठाया, बिहार में भी सवाल उठाया, अभी वहां पे बंगाल में भी सवाल उठाया, लेकिन इन्होंने कर्नाटक में सवाल नहीं उठाया, इन्होंने केरल में सवाल नहीं उठाया। जहां ये जीत जाए ईसी अच्छा है, जहां ये जीत जाए ईवीएम अच्छा है, तब ईवीएम 10 जनपद की महारानी हो जाती है। जैसे ये चुनाव हारेंगे वो 10 जनपद से डायन निकल आती है। तो ये देश की जनता जानती है, इनका जो चेहरा है वो देश के सामने एक्सपोज हो चुका है। भाई 99 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी की जगह अगर राहुल यादव को बागडोर दी जाती तो उनसे अच्छा ये चलाते, क्योंकि उनसे अच्छा तर्क और वितर्क ये कर ले रहे हैं। राहुल गांधी के पास न नीति है, न नीयत है, न कोई विजन है। तो इस देश की जनता उनको नकारती आ रही, 99 नकार। लेकिन यही राहुल यादव जी आपके सामने कह रहे हैं अजय जी कि पिछली बार हमने गठबंधन ने रोका था और इस बार आप देखिएगा क्या होगा। तो वही तो मैं बोल रहा हूं, गठबंधन ठीक है। एक बार इस भारत की जनता ने 99 सीटें दे करके देख लिया कि विपक्ष की भूमिका किस तरह से निर्वाह करते हैं। तो वो विपक्ष की भूमिका तो निर्वाह नहीं किए। राहुल गांधी सिर्फ निगेटिव पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं और निगेटिव चीजें ही करते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग हो, भारत को बदनाम करना हो, यहां से लेकर के विदेशी धरती तक, राहुल गांधी का एक सूत्री कार्यक्रम है कि यहाँ किस तरह से विद्रोह हो जाए, किस तरह से नेपाल बन जाए, किस तरह से बांग्लादेश बन जाए, किस तरह से श्रीलंका बन जाए। अपनी ताकत पे उनको भरोसा नहीं है। उनको यह है कि यहाँ के लोग अगर विद्रोह कर देंगे तो कांग्रेस सत्ता में वापस आ जाएगी। ये संभव नहीं है। ये भारत है, भारत सांस्कृतिक राजधानी है दुनिया की। इस उम्मीद पे वो कई जन्म लेंगे, 10 जन्म राहुल गांधी को लेना पड़ेगा। राहुल गांधी के बस का नहीं है कुछ। अब मैं राहुल जी से ले लेता हूं। राहुल यादव जी, आरोप सुन पा रहे हैं, जवाब चाहिए आपका। 99 मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। चलिए बोलिए। राहुल गांधी 99 चुनाव हार करके ये सिद्ध कर चुके हैं कि राहुल गांधी के ऊपर जबरदस्ती परिवार के द्वारा थोपे हुए कांग्रेस के ऊपर हैं। न कांग्रेस कार्यकर्ता चाहता है, न कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी के लीडरशिप में हम रहें, क्योंकि जो चुनाव जितवा नहीं सकता, जो चुनाव सिर्फ चुनाव दर चुनाव वो हार देता जाएगा, कार्यकर्ता उनके साथ कैसे खड़े होंगे? वो कभी लोगों को पिटवाते हैं, बब्बर शेर कह के अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, बंगाल में जो हो रहा है, यही ममता बनर्जी राहुल को नॉन परफॉर्मेंस व्यक्ति बता चुकी हैं। शरद पवार जी क्या कह रहे हैं कि सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। सवाल खड़ा कर दिया शरद यादव जी ने कि कोई एक साथ नहीं है। भाई आप जिसके साथ 5 साल गठबंधन में रहे, रातों रात आपने पाला बदल दिया। रातों रात आप विजय के साथ गए, ना
डीएमके आई ना विजय आया आपके गठबंधन में, दोनों नहीं आए। साउथ की कौन सी पार्टियां आई? इनकी एक उपलब्धि है कि इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में इस बार केरल के अंदर इस देश को तोड़ने वाली चलिए, मैं पार्टी वापस से, आऊंगा जो इस देश का और जवाब भी चाहिए मुझे। राहुल जी जवाब देंगे, सीधे राहुल जी के पास चलेंगे। राहुल जी, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे आरोप अजय जी ने लगा दिए हैं, इसका जवाब देंगे क्या आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इन्होंने लगातार जो है राहुल गांधी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह भाजपा के प्रवक्ता ने अपने वक्तव्य में उठाए। मैं बताता हूं राहुल जी ने क्या मोदी सरकार के लिए किया। राहुल गांधी ने लेटरल एंट्री पर सरकार से यू टर्न करवाया। राहुल गांधी ने ब्रॉडकास्ट बिल पर सरकार से यू टर्न करवाया। वक्फ बोर्ड पर जेपीसी बनवाई। इंडेक्सेशन पर सरकार से यू टर्न करवाया। एनपीएस से यूपीएस पर सरकार से यू टर्न करवाया। तीन कृषि कानूनों पर राहुल गांधी ने सरकार से यू टर्न करवाया। जब राहुल गांधी सदन में होते हैं तो प्रधानमंत्री सदन में रुक तक भी नहीं पाते, वहां नहीं रुक पाते। जब राहुल गांधी बोलते हैं तो प्रधानमंत्री ने बहुत बार देखा गया है कि जब राहुल जी बोलना शुरू करते हैं प्रधानमंत्री वहां से उठकर चले जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या डरते हैं प्रधानमंत्री? राहुल जी रुक जाइए देखिए जी, क्या डरते हैं प्रधानमंत्री, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी के एक भी सवालों का जवाब नहीं दे पाए। राहुल गांधी की बात छोड़िए, प्रधानमंत्री मीडिया से डरते हैं साहब। एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए पिछले 12 सालों में। नॉर्वे के एक पत्रकार ने सवाल क्या पूछ लिया, प्रधानमंत्री वहां से बम दबाकर चले गए। ट्रंप का तय तक नहीं बोल पाते। ट्रंप लगातार कह रहा है कि मैं मोदी का राजनीतिक करियर बर्बाद कर दूंगा। तो प्रधानमंत्री लगातार हिंदुस्तान के इतिहास में आज जो है सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को मिला। ये देश का दुर्भाग्य है। आज जो है भाजपा लगातार इन विषय जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों से भटकाने के लिए ये सारे प्रोपेगेंडा जिस तरीके से भाजपा कर रही है, आज देश के सामने है कि रुपया लगातार पतला क्यों होता जा रहा है। आरबीआई को सिर्फ 3 महीनों में $30 अरब खर्च करने पड़े, फिर भी रुपया जो है वो 96.91 प्रति डॉलर तक पहुंच गया। एशिया की सबसे कमजोर प्रमुख करेंसी हिंदुस्तान की हो गई। आज अर्थव्यवस्था की स्थिति यह है कि 2020 से और 26 के बीच में आज इंडिया गठबंधन पे है, इंडिया गठबंधन पे बोलो। हो गए। भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा राहुल जी रिकॉर्ड स्तर पर क्यों पहुंच गया? राहुल जी, घरेलू कच्चे तेल, वक्त की थोड़ी सी कमी है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि बिल्कुल संक्षेप में जवाब दे दे। क्या होगा इस बार इंडिया गठबंधन का स्वरूप? क्योंकि 2-2, 3-3 पार्टियां जो क्षेत्रीय दल है वो आपके साथ नहीं है। बिल्कुल संक्षेप में बता दीजिए। देखिए, इसी इंडिया गठबंधन ने परिसीमन जो बिल सरकार जो गलत मंशा से लेकर आई थी, इसी इंडिया गठबंधन की वजह से सरकार को सदन में मुंह की खानी पड़ी अभी पिछले दिनों। अभी आगे भी देखिएगा इंडिया गठबंधन की मजबूती। सरकार के सारे षड्यंत्रों को इंडिया गठबंधन ने एक्सपोज किया है। और जिस तरीके से सदन में भी अभी सरकार ने मुंह की खाई है इंडिया गठबंधन की वजह से। इंडिया गठबंधन की वजह से ही आज मोदी जी बैसाखियों पर है। आज नीतीश नायडू की सरकार चल रही है, आज मोदी की सरकार नहीं चल रही है। चलिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। अजय जी, आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन आपके लिए चुनौती बन सकता है क्या? देखिए, इंडिया गठबंधन भाई विपक्ष मजबूत होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन की है। अपनी पार्टी को, अपने अपने दलों को मजबूत करें, उसमें तो कोई नेचुरल सी चीज है। बट इंडिया गठबंधन के जो नेता, जिनको ये चाहते हैं कि सब लोग नेता मान लें, वो तो ममता बनर्जी वहां पे हार गई, उनके लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो मजबूरी में वो राहुल गांधी के साथ बैठ गई। आज सोनिया गांधी जी से गलबहियां कर रही हैं, तो सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी का चेहरा देखना वो पसंद नहीं करती थी। वो बंगाल के अंदर एक सिंगल सीट देने के लिए तैयार नहीं हुई। ये इंडिया आपने कहा था ना कि नीतीश जी के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। आपके बीच में मैं नहीं बोला, क्या हो गया? आपके बीच में नहीं बोला, इतनी तो सभ्यता सीखिए। आपके बीच में मैं नहीं बोला, इतनी तो सभ्यता सीखिए। आप राहुल गांधी थोड़ी है कि दूसरों के बीच में घुस जाएंगे। घुसे थे क्या? दरवाजा तो आप राहुल गांधी थोड़ी दूसरों के बीच में घुस जाएंगे। कम से कम इतनी तो सभ्यता सीखिए, राहुल गांधी की तरह मत बनिए। दूसरी चीज अनूप जी, देखिए ये जितनी बातें कर रहे हैं, इतनी सारी बातें ये लेकर के बिहार भी गए थे, अभी 5 राज्यों के चुनाव में भी गए थे, लेकिन जनता से नकारे हुए लोग हैं। रटे रटाए शब्द ये बोलने के आदी हो गए हैं। इनके पास इसके अलावा, बोलने के अलावा बचा क्या है? बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी से डरते हैं।
राहुल गांधी की, अरे राहुल गांधी के पास इस देश को देने के लिए है क्या? अपने पारिवारिक विरासत बचाने चलिए के नहीं अलावा देते, तो आप राहुल भाजपा के गांधी या प्रवक्ता हैं, गांधी फैमिली ने, प्रधानमंत्री से फैमिली के और पास राहुल है क्या? गांधी के राहुल प्रधानमंत्री और राहुल आंख गांधी के मारने के डिबेट लिए करवा थोड़ी लीजिए। प्रधानमंत्री जी वहां बैठेंगे, अरे वहां खुली डिबेट जबरदस्ती करवा गले लीजिए लगने के लिए प्रधानमंत्री थोड़ी और राहुल गांधी बैठेंगे। की। प्रधानमंत्री जी वहां राहुल गांधी से आंख मरवाने थोड़ी जाते चलिए हैं खुली कि डिबेट आइए करवा हमको लीजिए। आंख मारिए, जबरदस्ती हमारे गले पड़ जाइए। कम से कम इतना तो समझना। और एलओपी की भाषा देखिए, राहुल गांधी की भाषा पान ठेले पे खड़े होने वाला निम्न स्तर एक गांव प्रधानमंत्री का मुजरा नेता भी नहीं मुसलमान की बोलता बात करता है, है, जिस तरह की सदन में खड़ा भाषा होकर का वो पारगज इस्तेमाल जैसे करते शब्दों हैं। का इस्तेमाल करता है, प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस डंडे के मारेंगे, केजरीवाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री को करता नहीं, है। हम गठबंधन पर बात कर रहे हैं। क्या क्या गालियां प्रधानमंत्री देते तक की हैं। गरिमा कम नहीं से रखी इन कम अजय जी, हम प्रधानमंत्री ने। गठबंधन पर ऐसे बात कर रहे हैं, व्यक्ति हम टॉपिक से देश बदल रहे हैं। का भी बिल्कुल नेता संक्षेप में बनेगा। चुनना चाह रहा हूं मैं। ये लोग क्या सिर्फ और सिर्फ चले चुनौती है या नहीं, ये तो थोड़े वक्त पर छोड़ देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो। लेकिन देखिए, सवाल बड़ा तो है, लेकिन एक बात यह भी है कि राजनीति में चाल, चरित्र और चेहरा कभी भी बदल सकता है। यहां सिर्फ महत्वाकांक्षा दिखती है और सत्ता दिखती है। सत्ता पर कौन काबिज हो रहा, उसके बाद लगता है कि कौन सत्ता के करीब जा सकता है, उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, ये राजनीति और ऐसी ही चलती रहती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।